एक जमाना था जब लड़कियों को बिजनेस करने की इजाजत तक नहीं थी। इवन लड़कियों से बिजनेस के रिगार्डिंग कोई उम्मीद तक नहीं रखी जाती थी। लेकिन आज एक महिला एक पूरे फैशन एम्पायर को अकेले चला रही है, जिसका नाम है पराडा। हाँ, वही पराडा जो एक छोटी सी लेदर शॉप से स्टार्ट हुआ था और एक टाइम पे ऑलमोस्ट कर्ज में डूब ही गया था। बट आज वही पराडा वर्साचे जैसे लग्जरी ब्रांड का मालिक है। इवन वही पराडा जिसे लोग इंडियन कोल्हापुरी चप्पल कॉपी करने के लिए आज ट्रोल कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि पराडा दुनिया का सबसे प्रीमियम लेदर प्रोडक्ट और हाई फैशन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन इस ब्रांड की सक्सेस के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आज हर एक मेल या फीमेल को जाननी चाहिए। जिसकी शुरुआत होती है 1913 में इटली के मिलान सिटी से, जहां मारियो पराडा और उनके ब्रदर मोर्टिनो ने एक छोटी सी शॉप खोली जिसका नाम रखा गया था फर्टेली पराडा। हालांकि ये एक इटालियन नाम है जिसका मतलब होता है पराडा ब्रदर्स, जहां प्रीमियम लेदर बैग और साथ ही इंपोर्टेड इंग्लिश स्टीमर ट्रंक्स, हैंडबैग्स, ट्रेवल एसेसरीज एंड अदर लग्जरी आइटम बेचे जाते थे। बट उस टाइम पे उनका एक अजीब सा माइंडसेट था और वो था वुमेन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बिजनेस, जो काफी शॉकिंग था। यानी महिलाएं बिजनेस के लिए नहीं बनी हैं। बट क्या आप इस बात से एग्री करोगे? कमेंट में बताएगा। बट तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी ये थिंकिंग चूर चूर हो जाती है, और वो था कि जब एक दिन अनफॉर्चुनेटली मारियो के बेटे ने उनके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। जी हाँ, बिकॉज उनको अपने डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद मारियो अंदर से टूट गया। जिसके बाद मारियो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद वो कभी ना लेता अगर उसका बेटा उसका साथ नहीं छोड़ता, और वो ये था कि उनके ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी बेटी लूजिया पराडा को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ता है। जिसके बाद वो तकरीबन 20 साल तक पराडा ब्रदर्स को रन करती है। जिसके बाद 1970 में लूसिया पराडा की बेटी म्यूचिया पराडा उनके पराडा ब्रदर्स के बिजनेस को ज्वाइन करती है एंड इवेंचुअली 8 साल बाद यानी 1978 में पूरे बिजनेस को टेक ओवर भी करती है। बट सबसे खास बात तो ये थी कि जिस मारियो को कभी अपनी बेटी एंड वुमेन्स पे बिलीव नहीं हुआ करता था, आखिर में वही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। इवन वर्ल्ड फेमस फैशन एम्पायर भी बनाती है। बट जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना आसान ये था नहीं, बिकॉज म्यूचिया पराडा ने उनके बिजनेस को टेक ओवर तो कर लिया, बट असली कहानी और असली चैलेंज तो अभी उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि 1978 में जब म्यूचिया पराडा ने अपने ग्रैंडफादर के बिजनेस को संभाला, उस वक्त उनकी कंपनी की जो सेल्स थी वो थी $4.5 लाख के। बट तभी म्यूचिया के साथ एक और इम्पोर्टेंट पर्सन जुड़ते हैं जिनका नाम था पेट्रिजो बर्टिल, जो उनके साथ उनके बिजनेस को मैनेज करने लगे। जिससे म्यूचिया अपना पूरा फोकस बिजनेस से हटा के अपनी क्रिएटिविटी पे करने लगी। देन 1979 में म्यूचिया ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा जो था ब्लैक नेनोन के बैकपैक्स और टोट्स। ये वही मटेरियल था जो उनके ग्रैंडफादर स्टीमर ट्रंक्स के लिए यूज किया करते थे। पहले तो ये बैग मार्केट में नहीं बिके बिकॉज उनकी कोई इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं थी, और साथ ही उनकी जो प्राइसिंग थी वो काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन धीरे धीरे ये डिजाइन उनके लिए काफी हिट प्रोडक्ट बनते चले गए। और फिर म्यूचिया एंड बर्टिल ने अपने बैग्स को अप स्किल्स और बुटीक्स पे भेजना स्टार्ट कर दिया, जिससे पराडा ने ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान बनाया। देन 1983 में उन्होंने मिलान के एक फेमस शॉपिंग एरिया गैलेरिया विक्टोरा में एक नया स्टोर खोला, जहां से पराडा का लुक्स एंड लाइफ पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो गया। एंड देन 1984 में पराडा ने अपने शूज भी मार्केट में लॉन्च कर दिए। एंड नेक्स्ट ईयर 1985 में वो हुआ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। पराडा ब्रदर लॉन्च करते हैं अपना द क्लासिक पराडा हैंडबैग, जो काफी सिंपल थे, ड्यूरेबल थे, लेकिन काफी लग्जरी फील देते थे। लेकिन तभी 1987 में म्यूचिया और बर्टेली दोनों शादी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद 1988 में पराडा ने अपना पहला वुमेन्स रेडी टू वेयर कलेक्शन मार्केट में लॉन्च किया, और देखते ही देखते पूरा फैशन वर्ल्ड उनको जानने लग गया। बिकॉज पराडा की ब्रांडिंग अप्रोच काफी अलग थी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। जहां लोग अपने लोगोस को प्रमोट कर रहे थे, वहीं पराडा ने सिंपल डिजाइन दिखाया जो काफी यूनिक था। देन 1990 की शुरुआती टाइम से ही पराडा एक तूफान की तरह मार्केट में फैलना शुरू हुआ।
बिकॉज प्राडा की ओरिजिनलिटी ने ब्रांड को प्रीमियम एंड सुपीरियर स्टेटस का सिंबल बना दिया। जिसके बाद 1994 तक प्राडा की जो सेल्स थी वो $210 मिलियन तक पहुंच गई। देन 1997 से 1998 में प्राडा का रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो हुआ, जिसके बाद उनका रेवेन्यू 210 मिलियन से बढ़ के $674 मिलियन तक पहुंच गया। इस दौरान उन्हें काफी अवार्ड भी मिले, जिसमें से 1993 एंड 1995 में प्राडा को CFDA अवार्ड मिला फॉर एसेसरीज और डिजाइनर ऑफ द ईयर के लिए। और फिर साल 1999 उनके लिए गेम चेंजिंग ईयर रहा, बिकॉज इस दौरान प्राडा ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे लग्जरी आइटम एक्वायर करे, जिसके चलते हेलमेंडिंग में उन्होंने 51% स्टेक खरीदा एंड देन जिल सेंडर में 75% का स्टेक और चर्च शूज में तकरीबन 83% का स्टेक और साथ ही में 25.5% स्टेक उन्होंने एक्वायर करा फेंडी का। बट एक प्रॉब्लम थी जो चुपके से बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, जिस पे प्राडा तो क्या उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी ओनर ने ध्यान नहीं दिया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिली फ्यूचर में। और वो था उनका कर्ज, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते 2000 के आसपास पे उनका एक्सपेंशन थोड़ा स्लो होता चला गया। और फिर अजयदीन अलादिया के साथ उनकी एक लॉस पार्टनरशिप साइन होती है और कंपनी स्किन केयर प्रोडक्ट में भी एंट्री कर देती है और देखते ही देखते वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, जहां उनका 30 डेज का लोशन 8 से 9 हज़ार में बिक रहा था। हालांकि ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, बट फिर भी। लेकिन इस टाइम तक कंपनी का जो डेट था वो $850 मिलियन का पहुंच गया था, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस कर्ज को कम करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो कंपनी का कर्जा था वो $850 मिलियन से ज्यादा का हो चुका था, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो 2001 में इटली के मिलान स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO लाएंगे। पर उस टाइम पे US और जापान में उनके जो लग्जरी प्रोडक्ट्स थी उनकी स्पेंडिंग काफी ज्यादा कम होती चली गई, यानी उनकी सेल्स में कंटिन्यू गिरावट आती चली गई, जिसके चलते उनका IPO डिले हो गया। इसी प्रेशर के चलते बेटली ने फेंडी के 25.5% के जो शेयर थे उसको सिर्फ $295 मिलियन में LVMH को बेच दिए, जो ज्यादा डेट की वजह से उन्हें करना पड़ा। जिसके चलते 2006 तक प्राडा ने हेलमेंडिंग एंड जिल सेंडर के साथ जो उन्होंने एक्वाजिशन करी थी उसको भी भेज दिया और साथ ही चर्च के 85% शेयर में से 45% स्टेक भी बेच दिया। और ये उनको करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने कर्जे की वजह से, बिकॉज उनका जो डेट था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था एंड उनकी इमेज भी कंटिन्यू गिरती चली जा रही थी। इसी वजह से उन्हें अपने इतने सारे ब्रांड को बेचना पड़ा। अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके लिए उन्हें किसी न किसी तरह से इस डेट ट्रैप से बाहर आना था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि 2011 में प्राडा को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने का, वो भी $2.14 बिलियन रेस करने के लिए। हालांकि उनकी कोशिश होती है, लेकिन उनकी जो ये कोशिश है उतनी खड़ी नहीं उतरती है उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज उस टाइम पे उनके ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कई एलिगेशन लग रहे थे एंड उनके अगेंस्ट में कई प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका IPO उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। बट फिर भी जैसे तैसे 2015 तक उनका रेवेन्यू 3,551 मिलियन यूरोस तक पहुंचता है, लेकिन प्रॉफिट तकरीबन 16% से गिर जाता है। तभी प्राडा ने रियलाइज करा कि अब फिजिकल बिजनेस की जगह डिजिटल बिजनेस का टाइम आ चुका है। जिसके बाद 2016 में प्राडा ने फाइनली नेट-ए-पोर्टर और मेर्थेसा के थ्रू अपने लग्जरी क्लोथ्स को ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करा, जो उनके लिए एक स्मार्ट डिजिटल मूव निकला। जिसके बाद 2018 तक उनकी सेल वापस से ग्रो होने शुरू हो गई एंड देखते ही देखते उनका स्टॉक प्राइस भी 13 से 14% जंप कर जाता है। और तभी 2020 में कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जिसमें निकल के आया कि राल्फ सिमंस को म्यूचिया के साथ को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। और उसी साल प्राडा ने कंगारू लेदर का यूज करना भी बंद कर दिया और फोकस करा सस्टेनेबिलिटी पे। और फिर अगेन 2023 में कंपनी में एक लीडरशिप चेंज आता है, जब आंद्रे गुरिया बन गए प्राडा के नए CEO, जो पहले लक्सोटिका और इटैली जैसी बड़ी कंपनीज के हेड रह चुके थे। बिकॉज उनका कहना था कि वो आंद्रे को कंपनी में इसलिए लाए हैं ताकि वो उनके बिजनेस को बेट्रेली एंड म्यूचिया के बच्चों को हैंड ओवर कर सके। और फिर उनका नेक्स्ट मिशन था कि प्राडा को सिर्फ हांगकांग में नहीं बल्कि इटली के मिलान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करवाने का। जिसके बाद अप्रैल 2025 में प्राडा ने वर्साचे को कैप्री होल्डिंग से 1.25 बिलियन यूरोज में एक्वायर कर लिया
जिसका मतलब सिंपल है कि प्राडा सिर्फ एक छोटा ग्रुप नहीं बल्कि यूरोप का एक बिगेस्ट फैशन ग्रुप बनना चाहता है जो फ्रांस के टॉप लग्जरी ब्रांड्स को टक्कर दे सके। वहीं प्राडा के चेयरमैन पर्टेजो बर्टिल का कहना है कि वो वर्साचे के यूनिक स्टाइल को मेंटेन रखेंगे बिकॉज उन्हें इस ब्रांड में काफी ग्रोथ एंड पोटेंशियल दिखता है। बट हाल ही में प्राडा ने अपनी कुछ चप्पल्स मार्केट में लॉन्च करी है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज उन्होंने जिन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करा है वो इंडिया में कोल्हापुरी ब्रांड के नाम से काफी टाइम से चली आ रही है। हालांकि प्राडा के साथ ऐसा कई बार हुआ है जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज सहना पड़ता है बट वो काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक भी दिखाते हैं जिसकी वजह से वो इंडिया के कोल्हापुरी स्टोर पे विजिट तक करते हैं। बट इन सब के बावजूद प्राडा आज सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं है बल्कि एक कल्चरल आइकन इवन एक फैशन एम्पायर बन चुका है। और इस कहानी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है एक लड़की जिसे एक जमाने में किसी ने सीरियस नहीं लिया बट उसने आज पूरी फैशन इंडस्ट्री की दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया जिसके चलते प्राडा ने आज हमको सिखाया कि अगर आज किसी को अगर आप पे भरोसा नहीं है तो आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे बिलीव रखना है और जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस दिन सबकी बोलती बंद कर देनी है। और हाँ, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे।